कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कई बार लोग लोभ लालच में आकर के आड़े तिरछी नींव डाल करके आड़ा तिरछा मकान बना लेते हैं, जो निश्चित रूप से कष्टप्रद होता है, हो सकता है। पुण्य का तीव्र उदय हो तो शमशान में रहने के बाद भी तुम्हें रत्नों से भरा हुआ घड़ा मिल जाए, तीव्र पुण्य का उदय हो तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वास्तु पर विश्वास करना, अंधविश्वास, उनके साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा ऐसा, उनका अच्छा हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा होगा ऐसा, उनका बुरा हुआ तो तुम्हारा भी बुरा होगा ऐसा। ट्विंस बच्चे पैदा होते कैसे होते? 1 मिनट का अंतर होता है। मनोज जी, कितने मिनट का? 1 मिनट का। 1 मिनट का अंतर है, और 1 मिनट के अंतर में एक भाई कहां से कहां पहुंच गया और दूसरा भाई जो था उसे भी बेच बाच करके किराए के मकान में पहुंच गया। क्या हुआ? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों एक बाप के बेटे हैं, और दोनों के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। एक देखो तो कहां से कहां है, और दूसरा जो है वो अपने भाई को सहयोग सपोर्ट कर करके कोशिश करता है कि भाई ये भी आगे बढ़ जाए। ऐसी पोजीशन हम देखते हैं, अपने बीच में देखते हैं। किसका पुण्य साथ दे कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परिवार में सब प्रकार के लोग होते हैं और सबका अपना अपना पुण्य होता है। ठीक, तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, विश्वास रखिएगा। अंधविश्वास, सबसे पहले हमारा उद्देश्य ही है लोगों के दिमाग से वास्तु के प्रति जो अंधविश्वास हो गया है उसे तोड़ना, और जो विश्वास खत्म हो गया है उसे पैदा करना। उसे हाँ नहीं, आप इस पर विश्वास रखिए, ये निमित्त है, कारण है, वो आपको काम देंगे। चलो आगे बढ़ते। ये दिशाएं बता दी ना। हाँ, ये जो राशि वाला जो मैंने बताया है कि आपको यदि पूर्व दिशा में मेष, सिंह और धनु ये 3 राशि वाले हैं तो इनके लिए ये दिशा श्रेष्ठ है। इनके लिए दिशा, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए उत्तर दिशा श्रेष्ठ है। तो ये आप, इसके अलावा दूसरी दिशा भी है, पर वो आपके लिए दुखदाई ही हो ऐसा। मैं बार बार, आप कहीं मेरे इस प्रवचन से, इस उपदेश से भ्रमित ना हो जाए, इसलिए मैं आपको भ्रमित होने नहीं देना चाहता हूं। अन्यथा आप पकड़ के बैठ गए, महाराज श्री ने ऐसा बताया था, ऐसा ही है। नहीं 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 नहीं, उसके साथ बहुत सारी बातें अभी आगे जो आती है ना। अभी लोगों को वास्तु का ज्ञान हो भी जाएगा तो अभी मुहूर्त का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? मुहूर्त का ज्ञान ना होने की वजह से आपने कब भूमि पूजन किया, कब शिलान्यास किया, वो भी कारण निमित्त बन जाता है कि आपने गलत टाइम में, जब अधो नक्षत्र थे तब आपने शिला रखने लगे, और जब ऊर्ध नक्षत्र थे तब आप गड्ढे खोदने लगे। आपने बिल्कुल गलत कर दिया। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। तो बहुत सारी बातें आएंगी। एक बात को पकड़ करके हम आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं,
बहुत सी बातें साथ चलेंगी, तब जाकर के निष्कर्ष निकलेगा। एक से निष्कर्ष नहीं निकलता है, इस बात को समझना है। चलो, वे जो भूमियां हैं यदि आड़ी तिरछी हैं, कोने आदि बढ़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें बात आती है गोमुख और सिंहमुख की। क्या होती है? ये बहुत बात आती है, ये मकान, ये जमीन गोमुखी है, ये जमान बाघमुखी है। क्या है? जिस तरह से सामने का जो जमीन का हिस्सा है वो सकड़ा हो और पीछे का हिस्सा चौड़ा हो, ये जमीन गोमुखी कहलाती है। क्या कहलाती है? सामने का हिस्सा सकड़ा है, 2 फुट 4 फुट 5 फुट सकड़ा है और पीछे जाकर के बढ़ा हुआ है। तो ऐसी जमीन व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसी जमीन व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिसका मुख चौड़ा है और पीछे का हिस्सा सकड़ा है, वो बाघमुखी कहलाता है। वो जमीन अच्छी नहीं मानी गई है, ऐसा वास्तुशास्त्र में विशेष करके निरूपण किया गया है। गोल जमीन हो, त्रिकोणी जमीन हो, कटी फटी जमीन हो, छिद्र वाली जमीन हो, आड़ी तिरछी जमीन हो, ऐसी जमीनों से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। इसके साथ जैसे मैंने कल कहा था कि जिस जमीन में न्योले हों वो जमीन आपको आंख मूंद करके ले लेना है। ठीक है? यहां पर एक विशेष बात कि जिस जमीन में कौवे तो हों, जिस जमीन में कौवे तो हों, लेकिन वे जमीन यदि उस जमीन पर शाम के समय आकर के चोंच मारते हो। क्या मारते हो? शाम के समय कौवे तो रहते हैं, लेकिन शाम के समय आकर के वहां पर चोंच मारते हैं, कुछ बीनते हैं, कुछ खोदते हैं, वो करते हैं। वो जमीन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत उपयुक्त है, वह जमीन हमें ले लेना चाहिए। वो संकेत दे रहे हैं कि आप इसके भीतर से धन धान्य भी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि वो ना मिले तो इस जमीन में रह करके आप धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं। ये बात विशेष रूप से। इसके अलावा राजस्थान है, राजस्थान में मोर सर्वत्र पाए जाते हैं। मोर सर्वत्र पाए जाते हैं। जिस जमीन में मोर आकर के अपने पांव से जमीन खोदते हैं, वह जमीन भी हमारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। वह जमीन ले लेना चाहिए। अब देखो, जहां पर रानपुर में कहीं मोर जमीन खोदते हुए दिखाई दें, क्या शहर में तो संभव नहीं है कि यहाँ कहीं आपको मोर और दिखाई दे जाए, सब बाहर ही संभव है। तो कहीं ऐसे गांवों में वो दिखाई देता है तो वो हमारे लिए उपयुक्त होती। तीसरी बात, जिन मकानों में लंबे समय से कोई विधवा स्त्री रहती हो, जिस मकान में लंबे समय से अकेली कोई विधवा स्त्री रहती, जिस मकान में कोई परित्यक्ता जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है ऐसी स्त्री रहती हो, जिस मकान में नपुंसक लोग रहते हो, वह जमीन लेने के योग्य नहीं है। वह जमीन लेने के योग्य, विधवा हो, परित्यक्ता हो, नपुंसक हो, वे लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, या ऐसे लोग रहते हैं जो कभी उस मकान में सुखी रहे ही नहीं, हमेशा रोते ही रहे। वह मकान औने पौने भाव में भी मिले तो भी मत लेना, क्योंकि वह मकान फलदायी, हमेशा जो वहाँ पर रोया है वह व्यक्ति उस मकान में हम जाकर के कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसी तरह से जिस भूमि के चारों तरफ 100 गज में कोई चिता आदि जलाई जाती है,
वह भूमि भी लेने के योग्य कितना 100 गज, कितना 100 गज छोड़ना, उसके बाद ही वो लेने के योग्य नहीं है। मैं कर्नाटक में था और कर्नाटक एक अलग प्रकार का प्रदेश है, या यूं कहें कि उससे अच्छा कोई प्रदेश नहीं है तो भी चलेगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज तो कहते थे, साधु संतों को यदि साधना करनी है तो उन्हें कर्नाटक में ही रहना चाहिए। वे कर्नाटक के थे इसलिए नहीं, वहां का मौसम साधु संतों की साधना के अनुकूल है। वहां पर धूप तो गर्म होती है लेकिन कभी हवा गर्म नहीं होती। हमारे यहाँ लू लपट सब चलती है, वहां हवा कभी गर्म नहीं होती। वहां साधु संत इत्मीनान से कहीं भी रहें, किसी प्रकार के उन्हें कृत्रिम चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा प्रदेश। खान पान जो वहां का है वो एकदम शुद्ध है, क्योंकि सब कुछ उनके घर में ही पैदा होता है। अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती है, दूध पैदा होता है, घी पैदा होता है, दही पैदा, सब घर में ही होता है। तो साधु को रोज 100% शुद्ध मिलता है। वहां पर लोग मृत्यु आदि होने पर शोक नहीं करते। रोना धोना जैसे हमारे यहाँ पर भयंकर होता है, वहां पर शोक तो होता है, पर इतना नहीं कि बिल्कुल हाय तो वह मचा रखे, छाती कूट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां पर बड़े मृत्यु आदि होने पर बिल्कुल सरलता सहजता के साथ अंतिम क्रिया आदि करते हैं, लेकिन शोक का ज्यादा प्रदर्शन वहां पर नहीं होता है। दुख है लेकिन प्रदर्शन नहीं। मैंने वहां अपनी आंखों से देखा, ऐसा वह प्रदेश है। वे लोग कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति यदि मृत हुआ है तो उसका संस्कार, अंतिम संस्कार शमशान में ना करके खुद के खेत में करते। क्या? खुद के खेत और खलिहान। कोशिश उनकी ज्यादा वही रहती है कि हमारे पिताजी गए, हमारे दादाजी गए हैं, तो मैं यहां वहां नहीं, अपने खेत में ही उनका वो संस्कार कर। मृत्यु होने के बाद वो किसी के आने का इंतजार नहीं करते कि वो व्यक्ति बेंगलोर से आ जाए, वो यहां से आए, उसके बाद लेकर के जाएंगे। यहां पर मृत्यु हुई और घंटे 2 घंटे में तो संस्कार कर देंगे। रात में यदि मृत्यु हो गई 9 बजे तो 10 बजे संस्कार कर देंगे। रात को 1 बजे मृत्यु हुई तो 2 बजे संस्कार कर देंगे। वो कहते हैं कि शरीर को ज्यादा देर रखेंगे तो उसमें अनंत जीव पैदा हो जाएंगे और वो हिंसा का कारण बनेगा। इतना सोच रखते हैं वे कर्नाटक के लोग। मैं तो धन्य हो गया कि भाई इतना ज्यादा धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। तो वहां का एक अपना सोच है। हम लोग तो अगर बाप रात में, वो रात में ही शमशान ले जाए, कोई 2-2 बजे रात को, ये बैठे महाराज सिंह से पूछना, कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन किसी ने समाधि ली है, संलेखना पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर उसका वो रात में संस्कार नहीं करते हैं, सुबह सूर्योदय होने के बाद ही संस्कार। और वहां पर संलेखना की बहुत बड़ी परंपरा है। हमारे यहाँ तो ग्रस्त संलेखना लेता ही नहीं है, यहाँ पे मान के चलो। और वहां पर चारों तरफ गांव में जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करते हैं। वहां पर बहुत सारी ताइयां होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीती हैं, और वे लोग जो संलेखना लेता है संलेखना दिलाते हैं, नमोकार सुनाते हैं, त्याग करवाते हैं और संलेखना उसकी करवाते हैं। ऐसी कर्नाटक में आज भी सुखद परंपरा है जो हमारे यहाँ से पूरी खत्म हो गई। तो कुछ चीजें, मैं 3 साल कर्नाटक रहा, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। 3 साल मायने रखते हैं, लेकिन बहुत ही पहले मुझे लगता था कि इस प्रदेश में अपने को कौन सुनेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा, लेकिन सब लोग अच्छे हैं। तो वहाँ पर ये सब बातें विशेष रूप से होती हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ
कि शमशान भूमि से यदि मैंने, जो मैं बताने जा रहा था उनके माध्यम से, यदि मैंने अपने पिताजी का संस्कार अपने खेत में किया है तो मेरा खेत शमशान नहीं है। क्या? नहीं तो आप समझो कि वो जैसे कि अभी हमने छुल्लक जी का संस्कार यहां पर कर दिया तो वो भूमि शमशान नहीं हो गई, वो भूमि चिता स्थल नहीं हो गया, वो नहीं हुआ है। शमशान भूमि जहां है, जहां पर पर्टिकुलर सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा जो छज्जा बना करके, टीन शेड बना करके बनाया, उससे 100 गज की दूरी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको इतनी सारी बातें कर्नाटक की भी बता दी, क्योंकि प्रसंग बस सारी बातें बताना जरूरी होता है। आचार्यों ने हम लोगों को विहार करने की परमिशन क्यों दी है कि लगातार विहार करो, देश देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ। तो आचार्य कहते हैं वहां जाने से तुम्हें जो अनुभव होगा वो एक स्थान पर बैठे रहने से होने वाला। जगह जगह जाते हैं, तरह तरह की प्रकृति है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चर्याएं, तरह तरह का खान पान है, तरह तरह का रहन सहन है, सबसे परिचय होता है। इसलिए साधुओं को विहार करने के लिए कहा जाता है कि आप लगातार चलते रहो और अनुभव लेते रहो, और वो अनुभव मिलते हैं तो हम खुद को उन अनुभव के आधार पर मजबूत करते हैं। मैं उत्तर भारत का हूँ, ये दक्षिण भारत के, मैं वहाँ 3 साल रहा, इनको भी यहाँ पर रहते रहते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इतना टाइम। मैंने 3 साल वहाँ का भोजन ग्रहण किया, वो ज्वारी में खाता था, वहाँ पर मसरन्ना लेता था मैं, वहाँ मैं मजगी रोज पीता था, वहाँ ये सब चीज़ें बराबर चलती थी, वहाँ पर आनंद था, वो भी आनंद आता था। अभी यहाँ पर हैं तो यहाँ इनको ना ज्वारी मिलती है, ना मसरन्ना मिलता है, ना ये कुछ मिलता है, लेकिन जो यहाँ का मिलता है। तो देश देश में जाने से हमारा शरीर पूरी देश में जीने की योग्यता हासिल कर लेता है। मुझे सब जगह का पानी सूट हो जाता है, मुझे सब जगह का भोजन सूट हो जाता है, क्योंकि मैं सर्वत्र। लेकिन तुम्हारे साथ समस्या है, एक दिन पानी चेंज हो जाए तो दूसरे दिन तुम बीमार हो जाओ। बोलो, इसलिए आचार्यों ने कहा है सर्वत्र विचरण करो। तो आप हम सब लोग इन बातों को अच्छे से समझ करके भूमि का पूरी परीक्षण करते हुए आगे चलें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।